नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। इसका हर एक बिंदु आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है और अगर एक भी बिंदु इसका परीक्षा में आ जाता है तो आपको 2.5 नंबर दे करके जाएगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और लगातार जी तोड़ मेहनत के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। मुझे अनुमान है, वैसे तो 7-8 प्रश्न आते ही हैं, कई बार 4 से 5 भी रह जाते हैं। इस बार कुछ अधिक प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं, इसलिए मूल विधि को बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें या इसमें ढील ना बरतें, बहुत अच्छे से पढ़ें। स्वागत सभी का, वंदन, अभिनंदन। आइए जी, स्वागत है मेरे मित्रों। जी जी। बहुत बढ़िया, आपके नाम पढ़ने का मन करता है पर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, सीपीयू में बीएनएसएस से प्रश्न पूछा गया। हाँ, कुछ सुनाते हुए आज क्लास स्टार्ट कीजिए। यार, आप लोग मुझे बहुत कहते हो, मेरा मन बहुत करता है सुनाने को आपको, पर मैं बूढ़ा हो चला हूं अब। हाँ, मेरी 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था हो रही है तो मुझे याद नहीं रहती बहुत सारी चीजें। ये तो सुनाने को तो बहुत कुछ सुना दे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे। ठीक है, मोह जो होता है वो बड़ा भयंकर होता है। हाँ, मोह जो होता है वो बड़ा भयंकर होता है। अच्छे से अच्छे ज्ञानी को, जपी को, तपी को खींच करके बलात् संसार चक्र में डाल सकता है। तो ध्यान रखना है, बस संसार में रहना है और मोह नहीं पड़ना। और इस समय जब विशेषकर, जी जी, तो विशेषकर जब परीक्षा का समय है तो विशेषकर मोह से बहुत दूर रहना है, उनके जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं या बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अगर पहले से मोह चला आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है मोह, परंतु नया मोह ना पालें इस समय। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। चलो बढ़िया, 2 पंक्ति आ गई आपकी। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, 2005 है। इसको थोड़ा देखें। हमने सेक्शन 8 तक समझ लिया था। ठीक है, हमने सेक्शन 8 तक समझ लिया था। साधारण भाषा में बात बताऊं मैं तो कुछ सूचनाओं के प्रकाशन से छूट, ये क्या था? कुछ सूचनाओं के प्रकाशन, कुछ सूचनाओं के प्रकाशित न किए जाने की छूट है, न किए जाने की छूट है। कुछ सूचनाओं के प्रकाशन न किए जाने की छूट है। कुछ सूचनाएं आरटीआई के माध्यम से नहीं मांगी जाएंगी। जी जी, नहीं, मैं बच्चे किसी को इग्नोर नहीं करता। हाँ, नहीं 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 स्नेहा बच्चे, ऐसा नहीं है, आप सब मेरे प्यारे हो। ठीक है, अब इतने सारे कमेंट्स रहते हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ। वो मैंने बताया आपको, अवस्था मेरी 90 वर्ष से ऊपर हो गई है तो आंखें भी अब ऐसी शक्ति नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 11 है। इसको थोड़ा सा गंभीरता से आप देखें, थोड़ा गंभीरता से समझें। मैं एक नियमित और संतुलित गति के साथ में चलूंगा। आपको यदि नोट भी करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, बट अब हम पूरा 1 घंटा पूरी तल्लीनता के साथ इस एक्ट को पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर सम्यक चाल से चलते हुए, संतुलित तरीके से काम करते हुए ये पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा, कल से नए एक्ट को शुरू कर लेंगे।
नहीं होता है तो कोई बात नहीं है ना, जल्दी नहीं बरतेंगे। तो धारा जो 11 है उसको हम शुरू कर दिए थे, मैंने बोला था कि कल एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा अच्छे से। देखो अब मूल बात क्या है यहां पर, धारा 6 के अंतर्गत आरटीआई का आवेदन है कि आप आरटीआई का, बेटे अब पढ़ें, आपके जो भी प्रश्न है वो क्लास के बाद लूंगा मैं, है ना, 2-3 मिनट दे दूंगा आपको, जो भी पूछना है आप जरूर पूछें और मैं आपको संतुष्ट करके भेजूंगा, ठीक है। बस अभी यहां पर देखो, अभी यहां पर देखो, हाँ ठीक है, अभी यहां पर देखो, अभी यहां पर समझो कि मैं क्या क्या बता रहा हूं, क्योंकि यहां से एग्जाम में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके कमेंट्स रुक जाने चाहिए जब मैं बोलता हूं, ठीक है, ये एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है। तो कमेंट्स रुक जाएं, जब मैं पूछूं तब चलें, उसके बाद ना चलें। तो यहां पर क्या है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। हमने देखा था सेक्शन 6 में ये बात आई थी कि आरटीआई का आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो लिखित रूप में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। कौन सी भाषा में कर सकते हैं, तो हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में भी कर सकते हैं, या किसी क्षेत्र की आधिकारिक जो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें कर सकते हैं। शुल्क तो 10 रुपए मात्र देकर के ऐसा हो जाता है। अब मूल बात यह है, सेक्शन 7 जो है वो आपका आवेदन का निपटारा है, यानी कि अगर आरटीआई का आवेदन आया है तो लोक सूचना अधिकारी, जिसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है, उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भीतर उसका निपटारा किया जाना जरूरी है, या अगर वह आवेदन किसी की स्वतंत्रता और जीवन से संबंधित है, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित कोई जानकारी मांगी गई है या किसी की लाइफ से रिलेटेड कोई जानकारी मांगी गई है, तो वहां पर लोक सूचना अधिकारी की मजबूरी है कि 48 घंटे के अंदर अंदर वह जानकारी देनी पड़ेगी। परीक्षा में 48 घंटे भी लिखा हो सकता है, 2 दिन भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिशियल एक्ट यहां पर घंटों की बात करता है, वो भी 48 घंटे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब वहां पर ज्यादातर जानकारी कैसी मांगी जा सकती है, ज्यादातर जानकारी मांगी जा सकती है कि डिपार्टमेंट ने क्या किया, कितने पैसे खर्च करे, या ये चीज तुम कब कर रहे हो, कौन सी डेट में है, क्या क्या प्रोग्रेस है, या किसी आदमी से संबंधित वहां जानकारी मांगी जा सकती है। बट कई बार एक ऐसी जानकारी, हमने देखा था जानकारी में क्या क्या चीजें होती हैं, जानकारी में कोई भी ओपिनियन भी है, कोई प्रेस नोट भी है, कोई ईमेल भी है, कोई नमूने भी है, हमने तमाम तरह की चीजें वहां देखी। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति से संबंधित किसी वस्तु की सूचना सरकारी रिकॉर्ड्स में है, सरकारी रिकॉर्ड्स में है, ठीक है, सूचना उसी की मांगी जा सकती है जो आम जनता के लिए ओपन है। किसी भी प्राइवेट आदमी की सूचना कोई किसी से नहीं मांग सकता है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आरटीआई लगा के पूछने लगो, मास्टर जी आपका वजन कितना है। आप ये नहीं पूछ सकते हो, मास्टर जी तुम्हारा घर में माहौल कैसा है, तुम कितना कमाते हो, पूरा परिवार कितना कमाता है। आप ये चीज नहीं पूछ सकते हो, ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल नहीं पूछ सकते हो। बट अगर मैं रिलेटेड हूं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो आप मेरे डिपार्टमेंट से ये चिट्ठी लिख करके पूछ सकते हो कि इनको कितनी तनख्वाह, सरकार से संबंधित होना चाहिए, पब्लिक फिगर वो चीज होनी चाहिए, तभी आप चीजें पूछ सकते हैं। परंतु यहां पर एक एडिशनल चीज जोड़ी गई है सेक्शन 11 में, और ये आपके पीवाईपी में था। किसमें था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में था। बहुत बढ़िया, कमेंट्स थम गए हैं, सैल्यूट टू ऑल यू गाइस, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो सेक्शन 11 क्या कहता है? थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। सीधे पूछेगा कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा में है। आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 11 इस संदर्भ में बात करता है, ठीक है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, इसी को हिंदी में कहेंगे पर व्यक्ति सूचना। अब जो शब्द होता है पर, शब्द जो होता है पर, इस पर शब्द का अर्थ होता है दूसरा। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी को अपने जीवन में पूरा बढ़िया आनंद लेना है, चरम उत्थान प्राप्त करना है किसी भी चीज का, तो उसको 2 चीजों से बचकर रहना चाहिए, पर स्त्री और परधन। पर मतलब दूसरा, दूसरे की स्त्री। दूसरे की स्त्री का मतलब क्या है कि अगर विवाह नहीं हुआ है तो किसी स्त्री से संपर्क नहीं रखना चाहिए। यहां पर केवल और केवल पुरुष के बारे में बात नहीं है, स्त्री के बारे में बात है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो किसी पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए, अगर जीवन का पूर्ण सुख और आनंद लेना है हर तरीके से। और
अगर विवाह हो गया है तो अपनी पत्नी को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर बाकी किसी से संबंध नहीं रखना चाहिए। और दूसरा पर धन, पर मतलब दूसरे का धन, किसी अन्य का धन, हमारा मेहनत से कमाया हुआ नहीं, दूसरे का कोई पैसा, उस पर नजर है, इसको कब्जा ले, हत्या लेना। तो परधन और पर स्त्री से यदि संपूर्ण समाज बच जाए तो अपराध खत्म हो जाएंगे, पुलिस का काम खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना आप। परंतु ये दोनों ही तृष्णाएं, परधन और पर स्त्री, यही सब अपराधों का मूल है। तो पर व्यक्ति सूचना तो दूसरे की या अन्य व्यक्ति की सूचना। तो ध्यान से आप मेरी बात सुनो। अब ये क्या होती है? सेक्शन 11 पर व्यक्ति सूचना के बारे में बात कर रहा है। यहां पर है, यदि सूचना अधिकारी से किसी पर व्यक्ति की सूचना या उसके द्वारा दी गई वस्तु की सूचना मांगी जाती है, ठीक है। अब वो सरकारी डोमेन में है, ठीक है, सरकारी में है। अब ऐसा थोड़ी है कि मेरे घर में आज आलू टमाटर बने हैं और मैं 10 किलो आलू गोभी जो है वो जिला चिकित्सालय में देकर के आया हूं तो इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा? नहीं। आप सोचो, ये कोई वैसी बात थोड़ी है कि कोई मेरे बारे में पूछेगा कि राम के घर कौन सी सब्जी बनती है शाम के समय, ऐसा तो नहीं है। तो अगर किसी पर व्यक्ति यानी किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ में कोई बात पूछी जाएगी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा गवर्नमेंट से, वो पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड व्यक्ति कोई ना कोई होगा। तो अगर किसी सूचना अधिकारी से, किसी इंफॉर्मेशन ऑफिसर से किसी पर व्यक्ति की सूचना, किसी अन्य व्यक्ति की सूचना मांगी जाती है या उसके द्वारा दी गई किसी वस्तु की सूचना मांगी जाती है कि उसने यहां पर क्या दिया, उसने यहां पर क्या किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई आते हैं और मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, कुछ पैसा देकर चले गए, इस तरह की चीजें हैं, तो मांगी जाती है और पर व्यक्ति द्वारा वह सूचना गोपनीय बताई गई है, ठीक है। मूल बात है, कोई आदमी है ए जो किसी जगह कुछ दे करके गया है या कोई जानकारी दे करके गया है और उसने ये बात बताई है कि भाई ये जो जानकारी मैं तुमको दे रहा हूं या ये कोई वस्तु तुमको मैं दे रहा हूं, ये आपकी बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ये गोपनीय है, इसको उजागर मत करना। बट अगर उसी चीज को आरटीआई के तहत पूछ लिया गया कि क्या बात बता कर गया वो, या वह व्यक्ति क्या चीज दे करके गया, तो तब क्या प्रावधान करता है सेक्शन 11? तो यहां पर ध्यान से सुनना है। तो सूचना अधिकारी क्या काम करेगा? जो सूचना अधिकारी जिससे जानकारी मांगी गई है, उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई बात की या उस व्यक्ति के द्वारा दी गई किसी वस्तु की जानकारी मांगी गई है, तो जन सूचना अधिकारी जो है वो आवेदन की तारीख से 5 दिन के भीतर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना, 5 दिन के भीतर उस पर व्यक्ति को लिखित सूचना देगा और पूछेगा कि जानकारी दे दी जाए या नहीं, ठीक है, जानकारी दे दी जाए या नहीं। तो वो जो जानकारी देकर गया है, हाँ, तृष्णा का मतलब होता है, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, एक तरह से किसी चीज को पाने की ललक, वो तृष्णा होती है। तो सूचना अधिकारी आवेदन, मान लिया किसी ने, अब ध्यान से सुनो, सपोज करो ये कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ठीक है, ये कोई ए आदमी है जो डिपार्टमेंट है ना, कोई डिपार्टमेंट है सपोज करो, इस डिपार्टमेंट को या तो ये कोई बात बता के गया है, ठीक है, या ये कोई वस्तु दे के गया है। अब सपोज करो बी जो है उसने आरटीआई लगाई इसके पास कि मुझे ये बात बताओ कि ये ए आदमी तुमको क्या बात बता के गया है या ये तुमको क्या वस्तु देकर गया है। और यहां पर जब ए व्यक्ति डिपार्टमेंट को कोई बात बता रहा था या कोई वस्तु दे रहा था तो उसने ये कहा था कि जो वस्तु या बात है ये बहुत ज्यादा कैसी है, गोपनीय है, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको ऐसे ही उजागर मत करना। तो अगर कोई व्यक्ति उस बात के बारे में या उस वस्तु के बारे में आरटीआई फाइल करता है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सूचना अधिकारी डायरेक्ट आरटीआई के जवाब में वह बात उसको नहीं बताएगा। पहले एक क्या काम करेगा कि आरटीआई आने की तारीख के 5 दिन के भीतर, 5 डेज के भीतर इस ए को लिखित रूप से बात लिखेगा कि कोई जानकारी चाहता है, क्या जानकारी दे दी जाए। तो अगर ए कहता है हां जानकारी दे दो तो दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये है पर व्यक्ति सूचना सेक्शन 11। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो समझ में आया कि नहीं? हम सब करके बताओ। हाँ नहीं, डिमोटिवेट मत होइए। देखो अगर आपको डर लग रहा है
तो उसके दो कारण हैं, या तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है और बस आपने सपना बना रखा है दरोगा बनने का, तो होना तो देखो कुछ है नहीं, वो डर हकीकत में तब्दील होगा। और डर दूसरा तब लगता है जब तैयारी बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, ये बुक में नहीं है, आप ऐड कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपको उसको समझाया है जिससे कोई भी डाउट ना रहे आपको। हाँ, जवाब ना दे तो कोई बात नहीं, मना कर सकता है, कोई इशू नहीं है। वो बोलेगा गोपनीय जानकारी भाई नहीं दे सकते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं डर जैसे लगता है तो तैयारी बहुत बढ़िया है, और यूपी पुलिस एसआई बनना आपकी जिद है, तो अगर डर लग रहा है यानी कि आप मेहनत कर रहे हो, और डरना स्वाभाविक है, इस डर पर विजय प्राप्त करो। आपने तैयारी बढ़िया कर रखी है, घबराहट से दूर रहना है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अभी एक चीज मैं बता देता हूं, एक चीज मैं बतानी भूल गया था आपको, और संभवतः एक दो बच्चों ने पूछा भी था, वो पता नहीं क्या है कि दिमाग से निकल गया। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी एक्ट को शुरू करते हैं तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या चीज है जी आर्यन, बिल्कुल मेरे भाई। तो अब देखो कमेंट्स रोक दो, अब पढ़ने पे ध्यान दो। देखो कितना अच्छा लग रहा था, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कमेंट्स नहीं चलते तो मेरा पूरा फोकस पढ़ाने पे आ जाता है। कमेंट्स चलते हैं तो ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑडियो तो नहीं चली गई, वीडियो तो नहीं चली गई, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आ रही है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पारित होने की तिथि आ जाती है, लागू होने की तिथि आ जाती है, साथ में कुल धाराएं कितनी है ये आ जाता है। तो 31 सेक्शंस है, कुल चैप्टर्स कितने हैं तो 06 चैप्टर्स हैं। और अगर आपसे पूछे कि अनुसूचियां कितनी हैं इसमें, तो अनुसूचियां कितनी हैं, 2। अनुसूची क्या होती है, अंग्रेजी वाले अगर बैठे होंगे तो अगर दिक्कत हो तो इस शब्द को आप लोग देख लें, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स अध्याय चैप्टर होते हैं, धारा को अनुभाग भी कहा जाता है हिंदी में, और क्या कहा जाता है मित्र, आपका सेक्शन भी कहा जाता है। जो प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, वो अधिकारियों की शपथ यानी ओथ का प्रारूप है, ड्राफ्ट है कि क्या क्या बोला जाएगा, मैं फलाना ढिमका ये काम करता हूं, ऐसा करता हूं, ये सब चीजें शपथ ली जाती हैं। और दूसरी अनुसूची उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करती है जिन पर आरटीआई लागू नहीं है, जिन पर आरटीआई प्रभाव नहीं डाल सकता, है ना। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे बताएंगे। तो पहली अनुसूची इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑथ, है ना, द ड्राफ्ट ऑफ ऑथ ऑफ ऑफिसर्स, ऐसे ध्यान रख सकते हो। और दूसरी उन ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है जिन पर आरटीआई प्रभावी नहीं है, यानी कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी आरटीआई फाइल करके उनके बारे में जानकारी नहीं मांग सकते हो। बहुत प्यारा, शानदार। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, लो भाई ध्यान से सुनना। आप पूछते हो कि सर धाराएं याद नहीं होती, मैं बोल रहा हूं धाराएं याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो, बट कम से कम उन धाराओं को याद रखो जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से, जिनमें किसी चीज के गठन की बात है, किसी आयोग का गठन हो रहा है, समिति का गठन हो रहा है, किसी एक तरह से किसी बोर्ड का गठन हो रहा है, किसी की नियुक्ति हो रही है, किसी की पदावधि है, कहीं टाइम पीरियड की बात हुई है किसी चीज की, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इनसे रिलेटेड सेक्शन याद रखने जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आपको भी इतनी सेंस होगी, मतलब इस सेंस का मतलब बदतमीजी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको भी इतना पता होगा कि अगर परीक्षा आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप 1-2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तभी आप एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो धाराएं किसी चीज का गठन करती हैं वहां से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो अगर आरटीआई एक्ट की धारा 12 में यह पूछ लिया जाए कि क्या दिया गया है, तो आपको केंद्रीय सूचना आयोग बताने में क्या दिक्कत हो जाएगी, बताओ बताओ क्या दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम सर ने पहले से इस बात को बता रखा है कि जहां पर गठन होता है, ठीक है, जहां पर गठन होता है, जहां पर क्या होता है, बनाया जाता है कोई भी आयोग, कोई भी बोर्ड, कोई भी समिति, इस तरह से कोई भी प्राधिकरण, तो वहां की धाराएं जरूरी हो जाती है। तो ध्यान रखना है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट धारा है, और धारा याद रख लेनी है। क्या कर लेनी है? धारा याद रख लेनी है, धारा
याद रख लेनी है। और आपको तो इनको याद करने में मतलब कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। देखो, आप पूछते सर ट्रिक बताओ, अब मैं कोई ट्रिक बता दूं, मैं तो अपने अनुरूप बता सकता हूं। ठीक है, मेरी ट्रिक तो यह है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, जितना रिवीजन, जितनी प्रैक्टिस, जितनी बार नजरों से क्वेश्चन घूमे, पक्का होएगा। अगर इसके संदर्भ में ट्रिक बता दूं तो ट्रिक भी तो याद रखनी पड़ेगी ना, तो उससे बढ़िया। और उस ट्रिक को याद रखने के लिए क्या करोगे, रिपीटेशन करोगे, है ना, बार बार रिपीट करोगे, आवृत्ति करोगे उसकी, तो उससे बढ़िया इसी का रिपीटेशन ना कर लो। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक हम चीजों को रिपीट नहीं करते, हम उनको रिटेन नहीं कर पाते। तो चाहे तरीका कुछ भी है, अगर इसकी ट्रिक है तो ट्रिक भी तो याद करोगे, वहां पेपर में ट्रिक थोड़ी लिखोगे। इतना प्रेशर, इतना बर्डन होता है कि ट्रिक विक सब रल जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो यहां पर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है। क्या क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको आप CIC कह सकते हो। तो पेपर में पूछेगा कि धारा 12 में क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा केंद्रीय सूचना आयोग है। या वो पूछेगा कि भाई केंद्रीय सूचना आयोग कौन सी धारा में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सेक्शन 12 में है। अब देखो यहां से क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। हालांकि आपको मैंने एक बात बता रखी है कि जब भी आप किसी एक्ट को पढ़ते हैं, तो हमने एक विनायक सीरीज करी है यूट्यूब पे, 2828 सीरीज से पहले, उसमें मैंने सारे एक्ट्स की सारी धाराओं के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको डिस्कस किया है। तो क्लास पढ़ने के बाद एक बार उस विनायक सीरीज पे चले जाया करो, उसको देख लिया करो, स्पीड में बढ़ा के देख लिया करो, तो उससे आपकी चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो यहां पर बात क्या है, पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई कौन सी धारा में क्या है या इस धारा में क्या दिया गया है। दूसरी बात है, आपसे पूछेगा कि भाई केंद्रीय सूचना आयोग जो है, CIC जो है, इसका गठन कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि भाई केंद्र सरकार करती है, भाई राज्य सरकार करती है, भाई समुचित सरकार करती है, कौन करता है ना, केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है, कौन कर सकता है। तो गठन कौन कर सकता है, गठन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC। तो आपको बोलना पड़ेगा भाई जब केंद्रीय स्तर पर कोई चीज हो रही है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ऐसा थोड़ी है कि CIC का गठन कौन कर रहे हैं, कि भाई मूल विधि, UPSI मूल विधि पढ़ रहे बच्चे और पढ़ा रहे मास्टर जी मिलकर करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार इसको कर सकती है, केंद्र सरकार इसको कर सकती है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा कि भाई अगर यह एक आयोग है तो आयोग में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। थर्ड क्वेश्चन जो बन सकता है यहां पर वो है सदस्यों की संख्या, वो है सदस्यों की संख्या। मैंने क्वेश्चन भी बनाया था और जहां तक मुझे याद है PYP। अब इस हिसाब से जब हम चीजों को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कहां बच के जाएगा, रे कहीं भी नहीं जाएगा, छूटेगा ही नहीं। और इतना डेंस स्टडी करने के बाद भी अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं तो वो फिर आपके लिए नहीं है, वो सबको प्रभावित करेंगे। किसी का तुक्के में सही हो जाए, बट वो फिर सभी का जाएगा। जितनी गंभीरता से मूल विधि मैंने आपको पढ़ाई है या पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन जाने के चांसेस केवल 1% हो सकते हैं। ठीक है, वो कुछ अतरंगी सवाल निकाल के ले आए जो हमने कहीं जल्दी से मैटर भी नहीं देखा है, निकाल के ले आते हैं एग्जामिनर, तो उस पर प्रभाव केवल आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। बट ये चीज है, आप ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन वो पूछेगा भाई ये जो आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जिसका गठन धारा 12 के अंतर्गत कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। भाई इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो आपको सीधे बोलना पड़ेगा। आप दो तरह से यहां पर आंसर कर सकते हो, आप दो तरह से यहां पर आंसर कर सकते हो कि भाई अगर कुल सदस्य की बात करी जाए, क्या बोला जाए, अगर भाई कुल सदस्य बोला जाए, अगर कुल सदस्य बोला जाए तो आप उसको 11 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 11 कुल सदस्य हैं, जिसमें क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1+10 भी लिखा जाता है कई बार। ठीक है, अब 11 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप गणित पढ़ते होंगे तो गणित वाले मास्टर बड़ा खेल करते हैं। वो क्या करते हैं, भाई 11 ऐसे लिखा है, 11 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, वहां लिखा तो जा सकता है ऐसे भी, पर इससे होगा क्या, भाई इससे यह होगा कि इस एक से पता लगेगा कि ये आपके
मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बात हो रही है, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में यहां पर बात हो रही है। और जो बाकी के 10 होंगे ये अन्य अधिकतम 10 सदस्य होंगे, ये अलग से सूचना आयुक्त रहेंगे, केंद्रीय सूचना आयुक्त रहेंगे। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा जो उसका हेड होगा और 10 अलग होंगे, तो टोटल 11। पर अगर फॉर्मेशन पूछा जाए तो 1+10 आपको बोल देना पड़ेगा। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 10 मैक्सिमम 10 अन्य सदस्य इसमें हो सकते हैं जो आपके सूचना आयुक्त रहने वाले हैं। यहां पर हमने लिख भी दिया एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य 10 सदस्यों की नियुक्ति, यह आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इज, अभी बेटा पढ़िए, हाँ अभी बेटा पढ़िए, अभी कोई बात मत करिए, मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं एक एक चीज को निकाल रहा हूं आपके लिए, आप भी नोट करते जाइए। लास्ट के 3-4 मिनट दूंगा, खूब बात करना, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर सेक्शन 12 में क्या है, CIC का गठन है। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कितने मेंबर होते हैं? तो 1+10 होते हैं। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, 10 अदर होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? अगर पॉलिटी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनको अपॉइंट करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहां से बन सकता है। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेंगे किसे? इन लोगों को अपॉइंट करेंगे, इन लोगों को अपॉइंट करेंगे, बट ऐसे नहीं करेंगे अपनी मर्जी से नहीं। हेलो विकास, क्या हाल है मेरे प्यारे? आजा तेरे को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना देता हूं। ऐसे नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति कहने और दिखाने के लिए सबसे बड़ा पद है भारत में, परंतु उसकी जो बातें हैं या उस पर जो नियंत्रण है वो एक तरह से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का रहता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति महोदय क्या काम करेंगे? इन कमिश्नरों को, इन आयुक्तों को अपॉइंट करेंगे, बट यहां पर सिफारिश होगी। सिफारिश किसकी होगी? एक कमेटी की, एक समिति की सिफारिश होगी, एक समिति की सिफारिश होगी और उस समिति की सिफारिश के आधार पर ही इनकी नियुक्ति करी जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक देखो, एक स्लाइड पे से 5 क्वेश्चन निकाल के दिखा दिया मैंने आपको। एक स्लाइड पे से 5वां क्वेश्चन क्या है कि भाई मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु राष्ट्रपति जिस समिति की सिफारिश पर यह नियुक्ति करते हैं उसका मुखिया कौन होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षमा क्षमा जल ले लेता हूं मैं। एक मिनट रुकिए दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखो। तो इनकी जो सिफारिश करने वाली समिति होगी उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होगा उस समिति का अध्यक्ष होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ध्यान रखें आप। इसमें आपसे पूछ सकता है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बन सकता है कि राष्ट्रपति को सिफारिश करने वाला यदि कोई व्यक्ति है ना, राष्ट्रपति को सिफारिश करने वाली जो समिति है जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगी, उसमें कौन कौन होते हैं? तो बोलेगा कि भारत का प्रधानमंत्री है, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष है, या पीएम की सिफारिश पर मंत्रिमंडल से कोई एक मंत्री आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वो बोलेगा कि 1 2 3 2 3 4 वो कूट में दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इस समिति का जो प्रधान होता है या अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। दूसरा इसका सदस्य लोकसभा का नेता विपक्ष जिसको कहा जाता है, अपोजिशन लीडर इन लोकसभा, ये इसमें आपका आता है। और थर्ड मेंबर कौन होता है? पीएम की सिफारिश पर किसी एक मंत्री को इसका सदस्य बना दिया जाता है। मंत्री कौन होते हैं? तो पीएम की साइड का ही कोई व्यक्ति होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो सकता है। बताओ, देखो इस स्लाइड में से 6 क्वेश्चन है। कभी कितने बच्चों ने इस तरह से चीजों को पढ़ा है पहले? एक बार हाथ उठाना, सच्ची सच्ची बताना
कि जब हम कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ते हैं तो सोचे के क्वेश्चन कैसे बना सकता है एग्जामिनर। क्या आपको इन 6 क्वेश्चन के अलावा भी कोई और क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है? बताओ, अब बताओ। खांसी नहीं जा, अरे मेरी खुद नहीं जा रही है भाई। बताओ। हाँ, बताइए दोस्तों। हम्म। 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 बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। बहुत से बच्चे लिख रहे हैं यस, बहुत से बच्चे लिख रहे हैं नहीं। हाँ। हाँ, तो ऐसे चीजों को ब्रेक डाउन करके पढ़ा करो कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। तो अब देखो, अच्छा एक बात है, अगर आप इस तरह से करके पढ़ोगे ना तो आपका थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और नॉलेजफुल बंदा नॉलेजफुल तभी तो बनता है जब उसको चीजें रिटेन रहती हैं और रिटेन रिवीजन से होती है। लोग यूपीएससी का पेपर देते हैं, उनको तमाम चीजें पढ़नी पड़ती है, क्या वो हर चीज की ट्रिक बनाते हैं? नहीं बनाते भाई। वो रिवाइज करते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब ट्रिक्स बना करके उनको क्रैम करना नहीं होता है। चीजों को समझ बढ़ा, चीजों को देखने के लिए समझ बढ़ाएं और उनका रिवीजन करके उनको रिटेन करें। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो ये आपको, अब मैं आंख बंद करके, अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आंसर करना। अभी आप सब बता दोगे, जितने भी सात चीजें हैं सब बता दोगे। मुझे बताना, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? फटाफट आंसर देते रहो, मैं पूछता रहता हूं क्वेश्चन। हम्म। हाँ, किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, दैट्स ऑल। ठीक है। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर यह कार्य करता है? राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करता है? बताओ, फटाफट आंसर करो। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करता है? बहुत बढ़िया। हम्म। बहुत बढ़िया, शानदार। तो एक समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति में कितने सदस्य होते हैं? उस समिति में कितने सदस्य होते हैं? नहीं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। सिफारिश पीएम की नहीं है, समिति की है। पीएम जिसका अध्यक्ष है, पीएम जिसका अध्यक्ष है। आप पीएम कैसे बोल रहे हो? बोल नहीं सकते, गलत बोल रहे हो। पीएम कैसे बोल सकते हो? पीएम की सिफारिश पर है, एक समिति की सिफारिश पर जिसका अध्यक्ष पीएम है। ये ध्यान रखना चाहिए। कितने सदस्य हैं उस समिति में? 3 सदस्य हैं। प्रधान कौन है? प्रधान अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। और कौन है? लोकसभा का नेता, विपक्ष या प्रतिपक्ष। एक कोई मंत्री प्रधानमंत्री की सिफारिश पर रखा जा सकता है। भारत ये आपका आपका ये सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 12 किसके गठन की बात करती है? धारा 12 किसके गठन की बात करती है? बहुत बढ़िया, 3 सदस्य होते हैं। हाँ। हाँ, किसके गठन की बात करती है? देखो, अब तुमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। बहुत सारे बच्चे 1+10 बोल रहे हैं। मैंने समिति के सदस्यों की बात करी है। हाँ। हाँ, ध्यान रहता जाएगा तो इसी तरह चीजें हो जाएंगी। किसका? आपका सीआईसी का गठन होता है। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कितने लोग होते हैं? 1+10 होते हैं, बस। सिंपल, इसमें क्या मुश्किल है? अब देखो, इसको ऑन द डेली बेसिस पर रिवाइज करते रहिए। 1 मिनट दोस्तों, 1 सेकंड वेट करिए दोस्तों।
ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो अब ध्यान से। अब यहां पर क्या चीज है, अब ये देखो एक एक क्वेश्चन ऐसा है, एक एक पॉइंट ऐसा है जहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आप यहां पर देखो, सीधी सीधी बात है, अब आप खुद दिमाग लगाना कि धारा की संख्या कहां पूछी जा सकती है और कहां पर नहीं पूछी जा सकती। तो सेक्शन 12 क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, परंतु धारा 13 अगर बहुत ही ज्यादा दिमाग घूमेगा, हटेला होगा दिमाग एग्जामिनर का, तो पूछ लेगा धारा 13 में क्या है। पर धारा 13 में पदावधि और शर्तें हैं, यानी टर्म्स ऑफ ऑफिस है एंड कंडीशंस हैं। क्या क्या किसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और टर्म्स ऑफ ऑफिस किसका? तो मुख्य सूचना आयुक्त, जिसको अभी हमने धारा 12 में अपॉइंट कराया है राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर, और अन्य सदस्यों की जो समय है वो कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। एक बात बताओ, एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, कि धारा 13 में क्या है, और एक क्वेश्चन ये है कि मुख्य सूचना आयुक्त कितने समय तक अपने पद पर विराजमान रहेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन देना हो, कौन सा क्वेश्चन प्रायोरिटी पर रहेगा? तो आप खुद इस चीज का आंसर दे दोगे कि ये वाला क्वेश्चन प्रायोरिटी पर रहेगा कि मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद को कितने समय तक होल्ड कर सकता है। ठीक है, अपने पद को कितने समय तक होल्ड कर सकता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, ये सेक्शन 13 में बताया गया है कि चाहे तो आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होवे या अदर कमिश्नर्स होवे, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होवे, ये अपने पद पर रहेंगे। तो वहां पर दो चीजें हैं, पहली बात तो गवर्नमेंट तय करेगी, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि वो कितने साल तक अपने पद पर रहेंगे। हो सकता है वो 3 साल तक उनको पद पे रखें, हो सकता है वो, हाँ ठीक है, हो सकता है जी, सरकार तय करेगी। मूल बात यहां पर यह है, सरकार तय करती है। ठीक है, कहीं कहीं पर इसके बारे में अन्य भी लिखा रहता है कि 3 साल तक अपने पद पर रखेंगे। तो मूलतः इसमें सबसे ज्यादा जो है वो ज्यादातर क्या रहता है, 3 साल और अधिकतम 65 वर्ष की आयु। पर जो स्पेशल फैक्ट है वो सरकार तय करेगी। इसमें बात यह है, सरकार तय करती है कि किस व्यक्ति को कितने समय तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर रखना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन देना ये बहुत बड़ी बात है। सरकार का ही तो भेद उसमें उजागर होता है, सरकार की तो बात पता लगती है उसमें। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सरकार तय करेगी या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। 65 साल से ज्यादा उम्र हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट को भी रिटायर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखें, तो सरकार तय करेगी या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, एक ये खास क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक क्वेश्चन यहां पर आपका बन सकता है कि यदि कोई सूचना आयुक्त, चाहे तो मुख्य सूचना आयुक्त होवे या आपका कोई अन्य सूचना आयुक्त होवे, रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं, उनको दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है। तो आपको स्पष्ट रूप से बोल देना कि नहीं, कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त आफ्टर रिटायरमेंट दोबारा उस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा, अयोग्य होगा। तो दोबारा उनको क्या किया जाएगा, दोबारा से उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया करो, इंग्लिश में। अब ये तो बहुत सिंपल हिंदी है ये। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हो, देखो ये मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, ये मुख्य सूचना आयुक्त है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ये अदर हो गए। ठीक है, और क्या लिखें इसमें? सरकार तय करेगी तो गवर्नमेंट हो जाएगा, जो मूल बात है। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान रखें। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दोबारा से अपॉइंट नहीं किए जा सकते। 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था, एक संशोधन हुआ था। मैं बोल देता हूं, अंग्रेजी के शब्द भी बोल देता हूं, आप ध्यान दिया करें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अभी प्लीज कोई क्वेश्चन ना पूछो, अभी पढ़ो मेरे बच्चों। तो 2019 में एक संशोधन हुआ था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC
और अन्य जो सदस्य हैं इनका जो वेतन होगा, इनकी जो सैलरी होगी वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स की तनख्वाह कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या स्टेट गवर्नमेंट देगी या कुछ और बोल देगा आपसे कुछ और करके? तो ज्यादा बहकना नहीं है, सीधे बोल देना है कि भाई ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये 2019 में अमेंडमेंट हुआ था। यहां पर आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक की स्थिति स्पष्ट है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? जय हो महाराज जी की जय हो जी, बताइए। हाँ, नहीं विक्की, सिलेबस पूरा करने के बाद उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। सिलेबस पूरा करने के बाद ज्यादा से ज्यादा मॉक और प्रैक्टिस देनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो मॉक और प्रैक्टिस कैसे बेहतर हो जाएगी? हाँ, साइड हो जाओ। लो, हो गया। लो मेरे भाई, इसमें स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो? हाँ, हाँ, ठीक है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देख लिया सेक्शन 14 जो बात करता है वो ये बात करता है कि भाई ये जो मुख्य सूचना आयुक्त है ना, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त है आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, और अदर जो अन्य जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं इनको इनके पद से हटाया जाना। ठीक है, क्या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? बताओ एक बार, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, सर साइड हो जाओ। अरे भाई, साइड होके पढ़ाऊंगा कैसे? अब तो पढ़ाना है मेरे को। बताओ, क्या राष्ट्रपति को अपने पद से, उसके पद से हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है जी। श्यामा जी, मैं देख लूंगा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत बढ़िया। उसका उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह बात कहता है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का, यानी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका वायलेशन होता है, प्रेसिडेंट वायलेट करते हैं उनको, तो किसी भी सदन में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। बट उनको 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी होगी कि भाई तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठने का समय आ गया है, अब थोड़ा देख लो आप। ठीक है, ये ध्यान रखो आप। तो यहां पर जैसे उनको हटाया जा सकता है तो मुख्य सूचना आयुक्त को भी हटाया जा सकता है और अन्य सूचना आयुक्तों को भी हटाया जा सकता है, परंतु उनके कारण हैं क्यों हटाना है। अब अगर कोई आदमी बढ़िया काम कर रहा है तो उसको क्यों हटाएंगे? मान लिया कोई भी जैसे सरकार है, सरकार आपको रख रही है, रखने की प्रक्रिया चालू कर रखी है, परीक्षा लेगी, आपकी दौड़ लेगी, और आप उसके बाद बढ़िया बनते हैं, बढ़िया काम करते हैं, सरकार का बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, जिस भी थाने में है, जिस भी क्षेत्र में है, तो सरकार आपको और बढ़ावा देगी, प्रमोशन देगी, सुख सुविधाएं देंगी कि जिससे हमारा काम और बेहतर हो। बट अगर आप बेकार का काम करोगे, गलत काम करोगे, घूसखोरी करोगे, लोगों को परेशान करोगे, तो सरकार आपको हटा भी देगी, सस्पेंड कर देगी। ज्यादा परेशान करोगे, टर्मिनेट कर देगी। तो किसी भी चीज का कोई ना कोई कारण होता है, ऐसे ही कोई यूं ही छोड़कर नहीं चला जाता। ठीक है, ये ध्यान रखें बात। तो क्यों हटाना है, कारण क्या है? तो पहला क्या है? साबित कदाचार। वह व्यक्ति कदाचार, मूल शब्द है कदाचार, ये समझाने के लिए है भ्रष्टाचार, और ये इसको हटा दें यहां से। भ्रष्टाचार लिखना अनुकूल नहीं है, क्योंकि धारा वैसा नहीं कहती, क्योंकि एक्ट ऐसा नहीं कहता, भ्रष्टाचार नहीं कहता। ये तो समझाने मात्र के लिए मैंने लिख रखा था यहां पर मूल बात यह है कि साबित कदाचार, कदाचार, कद आचार। थोड़ा सा हिंदी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कद, कद आचार, कद मतलब बुरा, आचार मतलब आचरण, आचरण बहुत खराब हो। एक अधिकारी को जिस पद पर वो बैठा है वहां पर आचरण बहुत बढ़िया रखना चाहिए। अगर उसका बिहेव अच्छा नहीं है और उस डिपार्टमेंट के लिए वो बिहेव ठीक नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। साबित कदाचार यानी ऐसा मिसबिहेव वो व्यक्ति करे जिससे प्रॉब्लम हो डिपार्टमेंट के काम में, और वो कदाचार साबित हो जाए कि हां भाई ये आदमी सही नहीं है, ये मिसबिहेव करता है लोगों के साथ में।
और दूसरी बात है, यदि वह असमर्थ हो, यानी कि जिस पद पर उसको बैठाया गया है वो उस पद के योग्य ही ना हो, असमर्थ हो, उस पद पर बैठे होने कारण किए जाने वाले कामों में वो एलिजिबल ही नहीं है, तो उसको गलती से अपॉइंट हो गया है तो उसको हटाया जा सकता है। बट एक कंडीशन है यहां पर, आप ऐसे ही नहीं हटा सकते हो किसी को। अब देखो, यह है सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त मतलब कि सरकार के खिलाफ जो भी सूचना मांगी जाएगी, सरकार के बारे में जो भी सूचना मांगी जाएगी उस सूचना को प्रोवाइड कराएगा किसी भी व्यक्ति को। बट अगर सरकार ही भ्रष्ट है और कोई सूचना आयुक्त अपनी बढ़िया से ड्यूटी परफॉर्म करता है तो वो राज उजागर कर सकता है उन सरकारों के उस सूचना को देने के माध्यम से। तो सरकारें तुरंत कह देगी इसका आचरण खराब है या ये इस पद पर रहने योग्य नहीं है, वो तुरंत ऐसे करके हटा देगी, इससे खतरा है हटा देगी। बट ऐसे नहीं हटा सकते हैं। फिर संविधान कहां बचेगा? तो यहां पर एक शर्त है कि साबित कदाचार और असमर्थता के मामले में किसी भी सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय इनकी जांच करेगा कि भाई ये मामले जो लगा रहे हो आप कि ये कदाचारी है ना, और ये असमर्थ है इस पद पर, ये इसकी जांच करेगा। और जब इसकी जांच हो जाएगी उसके बाद ही इनको हटाया जाएगा, उसके बाद ही इनको हटाया जाएगा, उससे पहले इनको हटाया नहीं जाएगा। हाँ हाँ जी अंजना, नहीं ऐसा नहीं है बेटे। हाँ, जांच करनी पड़ेगी पहले। तो जांच कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम्म। हाँ, कोई लिख रहा है परेशानी ये नहीं कि दिन बुरे चल रहे हैं, मसला ये है कि दिन भी जवानी के। भाई साहब, क्या कर रहे हो? मत करो। इन चीजों से क्या होता है? इससे क्या होगा? किसने लिखा है मैं देख नहीं पाया। हाँ, अब पूछो, अब कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं 1 मिनट का रेस्ट लूंगा। इन चीजों से कुछ नहीं होता। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़े, अरे भाई तोड़ना है, बस काम में लगे रहो। क्या होता है इन चीजों से, मेरी समझ में नहीं आता है ना। और वो, जब नाव जल में छोड़ दी मझधार में ही मोड़ दी, भाई इनसे कुछ नहीं होता। काम करना है, काम में सफलता तब मिलेगी जब काम होगा, ऑन द डेली बेसिस होगा। सीधी बात, खड़ी बात, सीधी बात, नो बकवास। दरोगा बनना है, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, नींद आएगी छोड़नी पड़ेगी, बाहर जाने का मन है पीछे हटना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की, रिजल्ट अपने आप आएगा। जब नाव जल में छोड़ दी मझधार में ही मोड़, इनसे क्या होता है? कुछ नहीं होता, फालतू चीजें हैं ये। हम्म। बताइए। हाँ हाँ सर, पीवाईक्यू कब होगा? हो चुका है पीवाईक्यू, उसी के बारे में बोल रहा हूं मैं। वो जो मैंने विनायक सीरीज करवाई है उसमें सब चीजें यही हैं। हाँ ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, वो पता नहीं हाथ कैसे लग गया। हम्म। हम्म। वो पता नहीं हाथ लग गया, एकदम से बंद हो गया वो। चलो, तुम्हारी नींद टूटी तो सही।
कैसा लगा मेरा मजाक? वो हाथ लग गया था, एकदम से स्विच ऑफ हो गया था उसका। हाँ, तो मैं बोल रहा था धारा 12 याद हो गई, धारा 13 याद हो गई, धारा 14 याद हो गई। अब धारा 15 पे आ जाओ। धारा 15 क्या कहती है? धारा 15 क्या कहती है? ठीक है, चैप्टर 4 है, लिखा हुआ है, याद रखना हो रख लो, नहीं तो नहीं रखो। जैसे धारा 15 थी वैसे ही जैसे धारा 12 थी वैसे ही धारा 15 थी। अगर सेंट्रल लेवल पर हमको एक कमीशन चाहिए जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम करेगा, ऐसे हमको स्टेट लेवल पे भी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के भी तो कच्चे चिट्ठों को उजागर करना है। ठीक है, ये चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर राज्य सूचना आयोग का गठन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लिखा हुआ है, SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, पेपर में पूछे तो बता देना उसको कि चैप्टर 4 जो है उसका संबंध स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अच्छे समझिए, सेम सारी की सारी वही चीजें हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो जो जो चीजें आप सेंट्रल लेवल पे पढ़ रहे होंगे उन्हीं का प्रतिरूपण, उन्हीं का दूसरा रूप सेंट्रल का, सेंट्रल जितने भी चीजें होती हैं उन्हीं का दूसरा रूप स्टेट में होता है, राज्यों में होता है। तो सेक्शन 15 जो है वो राज्य सूचना आयोग के गठन की बात करता है, और सेक्शन 12 जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात करता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, परंतु क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान रखना, पूछ लेगा डायरेक्टली कि राज्य सूचना आयोग का गठन कौन है ना, कौन सी धारा में है, तो 15 में है। दूसरी बात है यहां पर कि कौन करता है, राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करता है, तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, ऐसे ही राज्य सूचना आयोग का गठन स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है कि राज्य सूचना आयोग जो है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, तो कुल सदस्यों की अगर बात करी जाए तो कुल सदस्य यहां पर 11 होंगे, या इनको 1+10 बोल दो सेम, जिसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा, वहां पर केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त था, सेंट्रल है ना, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, यहां पर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, SCIC है, और 10 अन्य आपके सूचना आयुक्त रहेंगे, राज्य सूचना आयुक्त रहेंगे, एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, ये 10 रहेंगे। तो सेम बात है, जैसे वहां पे 11 थे यहां पे भी 11 है। अब तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमारी जो आ जाती है, जो आपको यहां पर ध्यान से समझनी है, वो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा कि भाई जो SCIC है यानी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, या आपके अन्य 10 जो सदस्य हैं सूचना आयुक्त हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो इनको अपॉइंट करेंगे राज्यपाल महोदय। कौन? गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर, बिल्कुल सेम है ना, जैसे वहां पर था वैसे ही यहां पर है। RTI में अनुसूची कितने हैं मैंने बता दिया है बेटे। क्षमा चाहता हूं, 1 मिनट रुको, मैं माइक ऑफ कर लेता हूं एक बार, खांसी तेज आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, तो अपॉइंट कौन करेगा? जैसे वहां पर राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे, यहां पर आपके गवर्नर महोदय कर रहे हैं, पर ऐसे ही नहीं करेंगे। आपसे पूछेंगे किसकी सिफारिश पर, तो एक समिति की सिफारिश पर। यह है समिति, ठीक है, यह समिति नहीं होता है, इसका उच्चारण देखो, दोनों ह्रस्व ई लगे हुए हैं, ह्रस्व स्वर हैं, और ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अगर आप छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों के उच्चारण काल को समान कर देंगे तो उनमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की क्या विभेद रह जाएगा? कुछ विभेद नहीं रहेगा। यह है समिति। क्या है? समिति, ना कि समिति। अगर आप समिति बोलोगे तो फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, समिति, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, या ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा समिति, ये ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा। यह है समिति, समिति मतलब कमेटी। तो एक समिति की सिफारिश पर ऐसा होगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? जिसके अध्यक्ष राज्य के CM साहब होंगे,
इसमें एक सदस्य विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष होगा और इसमें एक सदस्य सीएम द्वारा सिफारिश किया हुआ एक मंत्री होगा। बिल्कुल जैसे सेक्शन 12 में आपने पढ़ा वैसे ही यहां पर है। हाँ, देवदास की तरह खांस रहे हो? अरे भाई खांसी है, नहीं पैग वैग नहीं पीते भाई हम। पागल हो गया तो मैं चाय तक तो पीता नहीं हूं भाई। हाँ, तुम मेरे को पैग पिलाओगे? तुम मेरे को मिल जाओ, अगर पैग पीते हो तो मैं कूट दूं तुम्हें भाई। ठीक है, मैं अपने आसपास जो भी मेरे सर्कल में हैं, जितने भी जानकार हैं, मैं सबको विशेष प्रार्थना करता हूं सबसे कि अगर आप शराब पीते हो तो शराब पीना आज ही छोड़ दो, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज नहीं होती है। आप बहुत बड़े पद पर भी हैं तो शराब पीना को गुण नहीं मानिएगा। शराब पीने से मति भ्रष्ट होती है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, शराब कोई भी नशा है उससे दूर रहें। बढ़िया पकवान खाएं, दूध पिएं, मेवा खाएं, मिश्री खाएं, खूब बढ़िया जगह घूमने जाएं, बाल बच्चों के लिए अच्छे अच्छे उपहार लाएं, ये काम अच्छा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेक्शन 15 आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा बर्डन ना जाए और चीजें अच्छे समझ में आए। ठीक है, अन्वेषण बता दो, क्या बताना है? अन्वेषण बताओ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, खांसी के लिए बहुत दवाइयां मैं ले नहीं रहा हूं। हाँ, हाँ, नहीं पैग नहीं पीना चाहिए, आप पैग मत पिया करो। जितने भी लोग हैं ना, शराब पीने वाला बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अगर देखो जीवन में क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी आर्यन। एक अब तो क्लास पूरी है, 2 मिनट बात करना चाहता हूं मैं आपसे। जीवन जो होता है ना, एक एक पंक्ति है, मैं सुनाऊं आपको? एक छोटी सी पंक्ति सुनाऊं मैं आपको? सुनोगे आप सब? सब धैर्य से सुनो, मैं एक बात बताता हूं आपको। मैं एक बात बताता हूं आपको, जीवन की सच्चाई बताता हूं, आपने जरूर सुनी होगी। बताओ, थम्स अप करो तो बताऊं। हम्म, सही से नहीं चल रहा है क्लास? क्या हुआ? क्लास तो सही चल रही है, पूरे समय से चली है क्लास। हाँ, हाँ, रहा नहीं जाता। हम कैसे रहते हैं? नहीं, मैं कैसे रहता हूँ भाई बिना शराब पिए, ये बताओ? बिना बीड़ी पिए, बिना सिगरेट पिए, बिना कॉफी। कॉफी तो मैं लेता हूँ कभी कभी, कभी कभी रोज रोज भी ले लेता हूँ, बट उसको भी मैं बंद करने वाला हूँ। नहीं देखो, अब वो शो क्या कहते हैं शराब के बारे में वो तो मुझे नहीं पता, बट शराब पीना बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, लाइफ के बारे में एक चीज बताता हूँ, फिर इसके कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। ये आपने जरूर सुना होगा जीवन के बारे में, कि जीवन में अगर किसी को लगता हो जैसे आप दरोगा बन जाओगे, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, निश्चित रूप से आएगा, वो अहंकार आ जाएगा। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखना। जीवन में बदलाव आते रहते हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं, कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है। ठीक है, तो लिखने वाले ने बहुत सुंदर लिखा है, सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केश, सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होय, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होए, सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भाण, सदा न जोवन थिर रहे, सदा न संपत माण, सदा न काहू की रही, गल प्रीतम की बाह, गल प्रीतम की बाह, ढलते ढलते ढल गई, तरवर की सी छाह। जीवन जो होता है, समझाता हूं, कितना सुंदर लिखा है। सदा न संग सहेलियां, जो मित्र होते हैं, यार दोस्त मंडली होती है, वो सदा साथ नहीं रहते, बिछड़ जाते हैं। अनुभव किया होगा, जो छोटी कक्षाओं में मित्र हैं आज उनका पता भी नहीं कहाँ है, जिनके बिना मन नहीं लगता था। जो ग्रेजुएशन में थे वो हो सकता है साथ हो पर ना हो। सदा न राजा देश, कोई भी राजा देश का मतलब है कोई भी पद प्रतिष्ठा पर पहुंचा हुआ व्यक्ति सदा सदा उस पर नहीं रह सकता है। कोई प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो 5 साल अधिक करता है, 10 साल, 15 साल अधिक से अधिक। ठीक है, कोई आईएएस बनेगा तो अधिक से अधिक 60 साल की उम्र तक, बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा पद। तो सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, हमेशा शरीर अमर नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा, एक दिन मृत्यु निश्चित है। उस सदा न काला केश, इसका मतलब क्या है कि रूप का अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना।
हमेशा ऐसे नहीं जीना चाहिए कि हम ही हम हैं, अमर हैं। अमर नहीं हो, तोड़े जाओगे, टूट जाएगा। तीन गतियां होंगी शरीर की। क्रमी बेटे भस्म संज्ञानतम। क्रमी या तो जमीन में गाड़ दिए जाएंगे, कब्र में गाड़ दिया जाता है, कृमि चल जाएंगे, कीड़े चल जाएंगे। या विट, अगर गाड़ा नहीं जाएगा तो खुले में कहीं पर शरीर को डाल दिया जाएगा या पड़ा रह जाएगा, तो पक्षी खा जाएंगे, उनकी विष्ठा, उनका मल बन करके शरीर निकल जाएगा। और तीसरा भस्म, यदि जला दिया जाएगा तो भस्म बन जाएगा। ये तीन गतियां हैं शरीर की, इसके अलावा नहीं। तो सदा जीवन नहीं रहने वाला है। और सदा न काला केश, तो युवावस्था में विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। विवाह से पहले ज्यादा चेहरे को चमकाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रूपवान होना और रूपवती होना अभिशाप हो जाता है। सबसे ज्यादा चरित्रहीन पुरुष और स्त्री वे होते हैं जो बहुत ज्यादा रूपवान और रूपवती होते हैं। अनुभव कीजिए। तो सदा न काला केश, केश हमेशा काले नहीं रहेंगे। अपनी नश्वरता पर ध्यान दो। सदा न फूले केतकी, केतकी हमेशा नहीं फूलती। एक फूल होता है, फूल होता है, वो हमेशा नहीं फूलता है, कभी कभी फूलता। सदा न सावन होए, जिंदगी में अच्छे दिन हमेशा नहीं रहने वाले हैं, बदलते रहते हैं, आते हैं जाते रहते हैं। सदा न विपदा रह सके, जैसे अभी समय चल रहा है, बहुत कठिन समय है। जैसे कोई लिख रहा था कि दिन खराब चल रहे हैं, इस बात का गम नहीं, दिन जवानी के हैं, तो ये समय हमेशा नहीं रहेगा। सदा न विपदा रह सके, घबराओ मत बच्चों, सदा सदा ऐसा नहीं रहने वाला है। थोड़े दिन बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, बदल जाएगा, आपका सोशल स्टेटस बदल जाएगा, आपका सोशल स्टेटस बदल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, वो, हाँ, सदा सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होए, हमेशा सुख भी नहीं रहता है। अब मैं यहां पर बात रोकता हूं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि दरोगा बनने के बाद जीवन में दुख खत्म हो जाएंगे, आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी, परंतु दुख अनेक रूपों में आते हैं। घर में कलह हो जाता है, क्या पता ऐसे आदमी से ब्याह हो जाए, ऐसी लड़की से ब्याह हो जाए जो कलह करने लगे, या लड़की अच्छी हो घर वालों के साथ अनबन बन जाए, ऐसी है। बालक नहीं होते, बच्चे पैदा नहीं होते, ये भी दुख है। बच्चे पैदा हो जाए शैतान हो जाए, ये दुख है। उनको कोई रोग हो जाए, ये दुख है। डिपार्टमेंट में कहीं पोस्टिंग मिल जाए, ये दुख है। कोई ऑफिसर परेशान करने लगे, ये दुख है। दुख के अनेक रूप हैं। ये कुछ भी ना हो तो शरीर में रोग हो जाए, ये ना पता लगे, है ना। कहीं से एकदम से कर्जा ले लिया, पैसे ज्यादा हो गए, दिक्कत है। तो दुख हमेशा बने रहते हैं। और ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति को शराब पीने की कभी कभी आदत होती है, शादी में पी लेते हैं, ब्याह में, वो रोज पीने लगता है। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब को अपना रास्ता नहीं देना चाहिए। ठीक है, बस 2 मिनट मेरे को दे दो, फिर मैं चलता हूं। हिस्ट्री क्लास जिसको जाना है आप जा सकते हैं। सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भाण, सदा बसंत नहीं रहता और सदा गर्मी भी नहीं रहती। सदा न जौवन थिर रहे, जवानी हमेशा स्थिर नहीं है, जौवन थिर नहीं रहता। और सदा न संपतमान, अगर आपको लगता है आज आपका सम्मान हो रहा है, हाँ, है ना, आज आपका सम्मान हो रहा है, तो जरूरी नहीं कल भी ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाह, गल गल प्रीतम की बाह, हमेशा जो हमारा प्रियतम है उसकी बाह सदा नहीं रहती, दोनों में से एक बिछुड़ जाता है। और ढलते ढलते ढल गई सरवर की सी छाह, ढलते 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 जीवन ढल जाता है। तो निरंकार होकर, निरअहंकार होकर के जीना चाहिए। कितने बड़े बड़े पद पर रहो, बहुत विनम्र रहो। आप दरोगा बनोगे, मुंह से जो शब्द निकलने चाहिए ना, वो स्वर्णिम शब्द होने चाहिए। लव यू ऑल गाइस, बाय।